मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइन्ड है। इस समय मित्तल फैमिली की पहली बुजुर्ग महिला ने अपनी भौहें ऊपर उठाकर और क्रोध से कांपते होठों के साथ अचानक द्वारिका के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। स्टार रिवर लेवल 6 पीक वारियर के रूप में और निश्चित रूप से साधना स्तर में के मामले में उससे आगे निकल गई। लेकिन द्वारिका ने अघोर चाकू डिस्नी का अभ्यास किया था और फिजिकली पावरफुल था। भले ही वह हाल ही में एक बैकलेस से कमजोर हो गया था, फिर भी उसकी युद्ध क्षमताओं को कम करके आंका नहीं जाना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में उसका यह थप्पड़ उसे थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जैसे ही विपिन जवाबी हमले के लिए अपनी ताकत जुटा रहा था, एक तीखी आवाज हवा में गूंज उठी, थपाड़। यक्ष श्रुति का हाथ स्पष्ट रूप से द्वारिका के चेहरे पर लगा, जिससे उसकी उंगलियां की स्पष्ट छाप रह गई। विपिन ने हैरान होकर पलकें झपकाई जब उसने पहले बुजुर्ग की गुस्से भरी दहाड़ सुनी। द्वारिका, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह के व्यक्ति होगे। यह अच्छी बात है कि मैंने उस समय तुम्हारा पीछा स्वीकार नहीं किया। चारों ओर स्तब्ध चुप्पी छा गई, यहां तक कि विपिन भी वहीं जगत खड़ा रहा। किसने सोचा था कि इन दोनों का अतीत ऐसा होगा? श्रुति, यह वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं, यह वह आदमी है। द्वारिका ने एक बार फिर समझाने की कोशिश की। बस इस बार डेस्टिनी हॉल के हॉल मास्टर जलांधर ने बात की। उनके सामने दृश्य जितना बड़ा होता गया, डिस्नी हॉल के लिए यह उतना ही अपमानजनक होता गया। मास्टर, क्या आप भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करते? यह सब विपिन की चालबाजी है। द्वारिका ने अपने दांते पीस लिए। चुप रहो। मास्टर जलंधर ने अपना हाथ हिलाया। आज से आपको निष्कासित कर दिया गया है। न केवल आप अब वाइस हॉल मास्टर नहीं हैं, बल्कि आप डेस्टिनी हॉल के सदस्य भी नहीं। हमारा जेनिथ किंगडम अपनी उपस्थिति में इस तरह के संकट की अनुमति नहीं देता है, चाहे वह इन ऋणों का गारंटर था। मास्टर, मैं द्वारिका का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। वाइस हॉल मास्टर के रूप में उनकी स्थिति के कारण, यहाँ तक कि फेट मास्टर जो कर्ज में थे, हालांकि दुखी थे, उन्हें दुख को सहमित करना पड़ा। उनकी स्थिति के बिना उन्हें डर था कि जैसे ही वह शैडो ऑफ जाइल में प्रवेश करेंगे, उन्हें ऋण वसूली का सामना करना पड़ेगा और संभवतः उनकी हत्या कर दी जाएगी। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल मास्टर के निर्णय से यह संकेत मिलता था कि सभी लोग विपिन की बातें पर विश्वास करते थे कि उसने लोगों से पैसे उधार लिए, उनका अपहरण किया और उन्हें ठगा। ऐसी स्थिति में जब शब्द उसके पास नहीं थे, विपिन एक बार फिर आगे बढ़ा, अपनी मुट्ठियां बांधकर झुक गया। मैं जालंधर से विनती करता हूं कि वे मध्यस्थ बने और उन्हें मेरे शिष्य को सौंप दे। ठीक है, उसे जल्दी से सौंप दो। अरे यार, हमने पैसे दे दिए हैं और तुम फिर भी उसे नहीं छोड़ोगे? इतने बेशर्म तो डाकू भी नहीं होते। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग का मास्टर बनने के योग्य कैसे हो सकता है? यह पूरी तरह से अपमानजनक है। भीड़ चर्चा से गुलजार थी, जबकि अन्य क्षेत्रों से आए स्वर्ग का मास्टर यह सब देख रहे थे। द्वारिका, उसे अभी सौंप दो। क्या तुम सच में मुझे कार्रवाई करने के लिए मजबूर करना चाहते हो? जैसे जैसे अधिक दर्शक एकत्र होते गए और हंगामा बढ़ता गया, जालंधर खुद को रोक नहीं सका और फटकार लगाते हुए अपनी आवाज ऊंची कर दी। ठीक है, ठीक है, मैं उसे सौंप दूंगा। कि इनकार करने पर दूसरे पक्ष की ओर से तत्काल कार्रवाई होगी। द्वारिका का चेहरा लोहे के रंग का हो गया। फिर भी उसके पास कोई रास्ता नहीं था।
यह स्पष्ट था कि वह नुकसान में था, फिर भी किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। मुझसे ज्यादा अन्याय किस पर हो सकता है? धमाका! जैसे ही वह आज्ञा मानने वाला था, अचानक धरती जोर से हिलने लगी। दूर घाटी से एक बहुत बड़ी शक्ति फूट पड़ी, जिसने रंगीन आसमान में एक लंबी संकरी दरार को इस तरह चीर दिया मानो उसे कैंची से काटा गया हो। शैडो ऑफ जाइल खुल गई है। जल्दी से तैयार हो जाओ। कलाकृतियां के लिए पहले आओ, पहले आओ। थोड़ी किस्मत के साथ आपको यह दिव्य क्षेत्र भी विरासत में मिल सकता है। यह दृश्य देखकर किसी ने चिल्लाकर कहा, और जालंधर अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींचने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इस कल्याण लोक के खुलने से कलाकृतियां की भरमार हो सकती है और राक्षस को पकड़ा जा सकता है, जो उसके लिए फायदेमंद था। सफलता निस्संदेह उसे स्टार रिवर लेवल 6 में घुसने और उल्का पिंड की तरह ऊपर उठने के लिए एक कलाकृति प्रदान करेगा। हाल मास्टर द्वारिका भाग गया है। सबसे ज्यादा फायदा कैसे उठाया जाए, इस पर विचार करते समय एक बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी। जालंधर ने जल्दी से ऊपर देखा और द्वारिका को देखा, जो अभी कुछ देर पहले उसके ठीक सामने खड़ा था। अब शैडो ऑफ जाइल की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं कि मैं आपके लिए रास्ता बनाऊंगा। सपने देखते रहिए। जब डोमेन खुला होता है तो हर कोई अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है। जोर से हंसते हुए द्वारिका आगे की दरार की ओर भागा। उसके शरीर में रोशनी चमक रही थी, इससे पहले कि वह उस स्थान से गायब हो जाता। धत तेरी की! जालंधर की अभिव्यक्ति खाली पड़ गई। इससे पहले डेस्टिनी द्वारिका ने पूर्ण भुगतान के लिए डेस्टिनी प्लेट पेश करने में विफल रहा और एक क्षणिक क्षमा के बदले में आरोप का नेतृत्व करने के लिए सहमत हो गया। अब पहुंचने पर वह पीछे मुड़ा और भाग गया। उसकी बेशर्मी चरम पर थी। डेस्टिनी हॉल के आदेश से अगर किसी को भी शैडो ऑफ जाइल के भीतर द्वारिका का सामना करना पड़ता है तो उन्हें बिना दया के मार दिया जाएगा। अपने हाथ की एक जोरदार लहर के साथ जालंधर ने मजबूत आवाज में अपनी आज्ञा की घोषणा की। हाँ! भीड़ ने एक स्वर में सिर हिलाया। मारने का आदेश देने के बाद जालंधर ने बिना कोई शब्द बर्बाद किए और दरार के स्थान की ओर दौड़ पड़ा। बाकी लोग भी करीब से उनका पीछा करते रहे और कुछ ही देर बाद वे भी गायब हो गए। पिपिन, लावण्या ने देखा। चलो साथ साथ चलते हैं, इसका मतलब समझते हुए विपिन ने जवाब दिया और भीड़ के पीछे पीछे चलते हुए आगे की ओर दौड़ पड़ा। जैसे कि 21वें स्थान पर स्थित कल्याण लोक से अपेक्षित था, स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की समृद्ध आभा ने उनके पहुंचने से पहले ही उन पर हमला कर दिया। यहाँ निरंतर अभ्यास निस्संदेह स्वर्ग को आगे बढ़ाने में बहुत यह निरंतर अभ्यास निस्संदेह स्वर्ग के टुकड़े को समझने और अपनी साधना को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक होगा। टीचर मिताली! राशि का चेहरा चिंता से भर गया। विपिन ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मिताली को द्वारिका ने शैडो ऑफ जाइल में ले जाएगा और फिर वह उसका इस्तेमाल मुझे धमकाने के लिए करेगा। चिंता मत करो, संघर्ष के लिए असली युद्ध का मैदान अंदर होगा। मैं निश्चित रूप से उसे बचा लूंगा। हाँ, यह जानते हुए कि उसके टीचर का वचन उसका बंधन था, राशि ने और कुछ नहीं कहा। आग के पास पहुंचकर वे एक के बाद एक अंदर घुस और हर जगह का सन्नाटा दिल को बेचैन कर रहा था। जब विपिन ने चारों ओर देखा तो उसने अपना सिर हिलाया। मजबूत संबंध के बिना पहला काम कलाकृतियों की तलाश करना नहीं था, बल्कि लोगों को ढूंढना था। हालांकि राशि और रुद्र अभी तक स्टार रिवर लेवल दायरे में नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन जब तक वे बेतहाशा इधर उधर नहीं भागते, तब तक खतरा बहुत बड़ा नहीं होगा। यह उनके लिए अपने कौशल को निखारने का एक अच्छा अवसर लग रहा था। विपिन पैरों की टहनियों पर चढ़ गया। आसमान में न तो सूरज था, न चांद और न ही तारे। फिर भी पूरा स्थान असाधारण रूप से उज्जवल था, मानो आकाश खुद एक विशाल स्क्रीन हो। सारी रोशनी वहीं से आती हुई लग रही थी। आकाश में कोई पक्षी या आदिम जानवर नहीं थे, जिससे वहां शांति प्रतीत हो रही थी। लेकिन विपिन ने
अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। 10,000 फॉक्सवेल जैसे एक नवजात कल्याण लोक में किंगहू एक आकाशगंगा क्षेत्र का आदिम जानवर था। इसलिए इस जगह पर और भी अधिक भयानक प्राणी हो सकते हैं। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा हर जगह तैर रही थी, लेकिन बैठकर उसे ग्रहण करने से एक दिन में अधिक से अधिक कुछ 100 या 1,000 किस्में ही एकत्रित हो पाती थी, जो स्पष्ट रूप से बहुत लागत प्रभाव नहीं था। जिन स्थानों पर स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा अधिक प्रचुर मात्रा में है, वे निश्चित रूप से केंद्र के करीब है। विपिन ने जल्दी से एक दिशा चुनी और उस दिशा में चुपचाप उड़ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वह रुक गया, क्योंकि उसने एक जाना पहचाना पेड़ देखा। यह वही पेड़ था जिस पर वह पहले भी अपने आसपास के माहौल को देखने के लिए चढ़ा था। स्टार रिवर लेवल 3 पीक पर पूरी ताकत से दौड़ते हुए मुझे इस दौरान 10 मील से ज्यादा की दूरी तय करनी चाहिए थी। लेकिन यह सच है कि वही पेड़ फिर से मेरे सामने आ गया, जो बिल्कुल भी सही नहीं था। एक क्षण के लिए हिचकिचाने के बाद विपिन ने अपनी उंगली से एक तलवार बनाई और पेड़ की ओर वार किया, जिससे पेड़ पर एक बड़ा कट हो गया। ऐसा करने के बाद विपिन ने अपनी गति बढ़ा दी और आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ मिनट बाद विपिन फिर रुक गया। उसके चेहरे पर कुछ उदासी छा गई। वास्तव में फिर से यहाँ वापस आ गया हूँ। यह कहा जा सकता है कि पहले मैं गलत था, लेकिन अब मेरे सामने के पेड़ पर अभी भी मेरी अपनी तलवार की सुई का निशान है, जो निश्चित रूप से एक मनगढ़ंत कहानी नहीं थी। दूसरे शब्द में, जैसे मैं हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचता था, वह वास्तव में चक्कर लगाना और आरंभ पर लौट आना था। मैं कब भटक गया था? मेरे लेवल और ताकत के साथ जंगल की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि एक इल्यूजनरी फॉर्मेशन के बीच भी मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। फिर भी मैं लगातार 2 बार शुरुआत में लौटता रहा, जो स्पष्ट रूप से सही नहीं था। एक क्षण तक हिचकिचाने के बाद बिना आगे बढ़े विपिन ने कोल्ड नीदर शॉट खींची और हवा की ओर वार किया। स्वर्ग की तलवार टेक्निक, जो अब स्वर्ग की सभी टेक्निक के साथ मिलकर स्वर्ग की करुणा तकनीक बन गई थी, उसी टेक्निक को विपिन ने कास्ट की, जिससे हवा में धुंध छा गई और जल्द ही मास्टर शेख की आवाज सुनाई दी। मास्टर विपिन, आप आ गए। चूंकि मैं पहले ही यहाँ था और समस्या का सामना कर रहा था, इसलिए सलाह के लिए सीधे मास्टर शेख से पूछना स्वाभाविक था। तथ्य यह है कि वह बाहरी इलाकों से केंद्र में भाग सकता है और दिव्य डोमेन फ्लोइंग कलर्स को सक्रिय कर सकता है। इसका मतलब है कि उसे इस जगह की गहन समझ होनी चाहिए, जो आम लोगों से कहीं ज्यादा है। यहाँ प्रवेश करने पर मेरी सबसे बड़ी निर्भयता भी यही थी। हम आ चुके हैं। पिपिन ने अपनी स्थिति का विवरण दिया और पूछा, क्या यह एक इल्यूजरी फॉर्मेशन है? नहीं, मास्टर शेख की आवाज गूंजी। यह कल्याण लोक का नियम है। नियम? पिपिन ने सवाल किया। मास्टर शेख ने समझाया, यह सही है। कल्याण लोक एक छोटी दुनिया के समान है, जहां इसके नियम इसके क्रिएटर द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आप चाहे जिस दिशा में भी जाए, आप उसी स्थान पर वापस आ जाएंगे। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप इल्यूजरी वॉल से टकराए हैं, न ही आप बस एक ही स्थान पर भाग रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने विशेष नियमों में एक का उल्लंघन किया है। जल्दी से मास्टर शेख ने विस्तार से समझाया, जिससे विपिन अचंभित रह गया। एक विश्व के निर्माता के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानते थे कि ये तथाकथित नियम क्या थे, जैसे एक गगनचुंबी इमारत का निर्माण। इसके आरंभ से ही किसी को निर्दिष्ट
ब्लूप्रिंट का पालन करना चाहिए और अनधिकृत परिवर्तन नहीं करना चाहिए। नियम आधार है, ढांचा है, जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कल्याण लोग अलग है। कुछ प्रावधान पूरी तरह से डोमेन निर्माता की पसंद और नापसंद के आधार पर तय किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, वास्तविक दुनिया में कारों को सड़कों पर चलना चाहिए और नाव को पानी में होना चाहिए, लेकिन डोमेन में यह बिल्कुल विपरीत हो सकता था। मास्टर शेख ने कहा, इस स्थिति से बाहर निकलना काफी सरल है। आपको केवल भागने के लिए स्वर्ग की मूवमेंट आर्ट को कास्ट नहीं करना है, अर्थात आप एनर्जी को चैनल किए बिना केवल अपने फिजिकल बॉडी की ताकत पर भरोसा कर सकते हैं। विपिन ने पलकें झपकाई। तो फिर घूमना फिरना बहुत धीमा नहीं हो जाएगा? इस जगह की विशालता कल्पना से परे थी। पूरी ताकत से दौड़ते हुए और अंत तक पहुंचने की कोशिश करते हुए, मुझे नहीं पता कि अगर मैं बस दौड़ता रहा तो कितना समय लगेगा। हाँ, लेकिन वास्तव में इसे एक अच्छी बात के रूप में भी देखा जा सकता है। इस तरह लेवल 6 एक्सपर्ट जो आपको मारना चाहते हैं, उनके लिए इस यह इतना आसान नहीं होगा। मास्टर शेख ने कहा। विपिन को एहसास हुआ, एक बार जब मैंने एनर्जी कास्ट करके दौड़ना शुरू किया तो मैं फिर वहीं पहुंच जाता जहां से शुरू किया था। यहाँ तक कि अगर कोई ताकतवर मुझे मारना चाहता था तो वह केवल स्पीड और स्टेमिना के मामले में ही मुझसे मुकाबला कर सकता था। ऐसा लगता था कि कोई भी वास्तव में मुझसे आगे नहीं निकल सकता। तो फिर लड़ाई के बारे में क्या? आप युद्ध में भी तलवार, इंटेंट टेक्निक, मूवमेंट आर्ट, एनर्जी आर्ट का उपयोग नहीं कर सकते? कुछ सोचते हुए विपिन ने पूछा। ऐसा नहीं है। लड़ते समय आप अपना सब कुछ दे सकते हैं, केवल आगे बढ़ते समय या भागते समय आप इसका उपयोग नहीं कर सकते, मास्टर शेख ने कहा। विपिन ने पलकें झपकाई। प्रतिस्पर्धा की अनुमति थी, लेकिन यात्रा की नहीं। ये किस तरह के नियम थे? उसकी उलझन को समझते हुए मास्टर शेख ने मुस्कुराते हुए कहा, आश्चर्यचकित मत होइए। प्रत्येक क्षेत्र अलग है और नियम भी अलग है। उदाहरण के लिए, आप जोर से चिल्ला नहीं सकते। एक बार जब आपकी आवाज एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाएगी तो आपको विशेष किया जाएगा और दंडित किया जाएगा। आप जहां चाहे वहां हग नहीं सकते। आप आराम से खाना नहीं खा सकते और जब बहुत से लोग हो तो आप एक दूसरे से कानाफूसी नहीं कर सकते। थोड़ी देर सुनने के बाद विपिन पूरी तरह से आश्वस्त हो गया। मैंने सोचा था कि यह जगह 10,000 फॉक्सविल जैसी है, कुछ अजीब लेकिन फिर भी समझ में आने वाली। अब लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। यदि आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो किस तरह की सजा हो सकती है? अपनी जिज्ञासा को रोक पाने में असमर्थ विपिन ने पूछा। मास्टर शेख ने उत्तर दिया, यह स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, पहली बार चिल्लाने से आपकी शक्ति अस्थायी रूप से सीमित हो सकती है, जिससे आप 1 या 2 सांसों के लिए एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दूसरी बार आप हवा, चाकू व आपदा से प्रेरित हो सकते हैं, जिसके कारण आपको एक निश्चित ठंड का सामना करना पड़ेगा। तीसरी बार पानी और आग की आपदा। चौथी बार सीधे मौत की संभावना है। खाने के मामले में भी यही बात लागू होती है। अगर आप चुपचाप खाते हैं तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप अपने होठों को चटकाते हैं तो आपको सजा भी मिल सकती है। बेशक जूते उतारना, पादना और इस तरह की हरकतें भी जायज नहीं है। सजाएं काफी कठोर लगती है। विपिन ने भौं सिकोड़ी। चौथे अपराध से मिट जाना और यहाँ तक कि खाने के लिए भी सावधानी की आवश्यकता थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जो ताकतवर लोग पहले यहाँ आए थे उनमें से ज्यादातर फिर कभी नहीं देखा गया। इस जगह में वाकई कुछ गड़बड़ थी। पूर्व ज्ञान के बिना ठोकर खाना आसान होगा और बिना जाने ही व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाएगी।
नहीं, रुको। एक पल के लिए सोचने के बाद और अचानक एक एहसास होने पर विपिन की पलकें झपक गई और वह पूछे बिना नहीं रह सका, मास्टर शेख, तुमने वास्तव में क्या किया? तुमने इन सभी अजीब नियमों का पता कैसे लगाया? क्या यह जूते उतारना, बांधना, शौच करना, तुमने यह सब किया है? मास्टर शेख मुस्कुराया। पहले तो मुझे पता नहीं था। कोर में प्रवेश करना, यहाँ तक कि दिव्य डोमेन फ्लोइंग कलर्स को ट्रिगर करना, स्वाभाविक रूप से अब मुझे भी समझ में आ गया है। थोड़ी देर बाद मास्टर शेख ने गहरी सांस ली। विपिन ने सिर हिलाकर अपनी भावना व्यक्त की। आपका शरीर वास्तव में बहुत मजबूत है। केवल विशिष्ट स्थानों पर ही कार्रवाई की जा सकती है। मास्टर शेख ने एक दर्जन से अधिक नियमों को सूचीबद्ध किया। विपिन ने उन सभी को याद कर लिया। किसी को पहले ही प्रवेश करा देना वाकई सुविधाजनक था। इन नियमों को जानने से सबसे पहले वह परेशानी से बच सकता था और दूसरा, अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वह द्वारिका को भी बेहतर तरीके से फंसा सकता था। मुझे कोर को परीक्षित करना जारी रखना होगा। साथ ही अपनी सेंसिंग के माध्यम से गति बढ़ानी होगी। इस बार जो लोग आए हैं उनमें से कुछ स्टार रिवर लेवल 6 से भी आए हैं। मास्टर शेख ने कुछ और वाक्य की व्याख्या की। ठीक ठीक है, विपिन ने सिर हिलाया। उसे इस बिंदु की जांच करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह पहले ही इसके बारे में जानता था। मुख्य भूमि पर 21वें स्थान पर स्थित कल्याण लोक अचानक खुल गया था। हालांकि 3 दिन का समय बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन बड़ी संख्या में मजबूत व्यक्तियों के यहाँ पहुंचने के लिए यह काफी था। जेनिथ किंगडम में स्टार रिवर लेवल 6 को पीक माना जा सकता है, लेकिन इससे भी बड़ी ताकतों के सामने यह महत्वपूर्ण नहीं था। आदिम जानवर से सावधान रहे, पासर से सावधान रहे, अपने कपड़े साफ रखने की कोशिश करी। मास्टर शेख ने बोलना जारी रखा, लेकिन उसका भाषण आधे में ही कट गया। पूरी तरह से व्याख्या भी नहीं कर सका, क्योंकि आसपास की धुंध एक बार फिर से छट गई और आवाज बंद हो गई। यह जानते हुए कि तलवार की शक्ति समाप्त हो चुकी है और इसका प्रदर्शन जारी रखने में क्षमता स्वर्गीय की जांच हो सकती थी, विपिन ने आगे जारी रखने में हिम्मत नहीं की, बल्कि वह विचार करते हुए एक स्थान पर खड़ा रहा। वह समझता रहा था कि नियम है, लेकिन वाशर क्या है और अपने कपड़े साफ रखने का क्या मतलब था। कृंतक कैसे आदिम जानवर वास्तव में क्या थे? पहले राशि और अन्य लोगों को खोजे। ऐसा लगता है कि वह इस जगह पर उतने सुरक्षित नहीं थे जितना कि मैंने सोचा था। यह जानते हुए कि वह अपने आप यह सब अनुमान नहीं लगा सकता था और केवल अपनी आंखें से देखने पर ही इसकी पुष्टि हो सकती थी। विपिन ने दिशा निर्धारित की और आगे बढ़ना जारी रखा। इस बार वह एनर्जी का उपयोग करते हुए तेजी से नहीं भागा, बल्कि ऐसे टहलता रहा जैसे किसी बगीचे में आराम से टहल रहा हो। गति के लिए पूरी तरह से शारीरिक शक्ति पर निर्भर था। वास्तव में अब उसे किसी भुतहा दीवार का सामना नहीं करना पड़ा। जिस पेड़ का सामना उसने पहले किया था वह कभी दोबारा दिखाई नहीं दिया। अजीब नियम, विपिन ने मन ही मन सोचा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी इंसाइट हमेशा सक्रिय रही। फिर भी उसने कोई गठन या स्थानिक उतार चढ़ाव नहीं देखी, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिला था कि नियमों की शक्ति अवलोकनीय सीमा से परे थी और उसका पता लगाना कठिन था। अगर मास्टर शेख के स्पष्टीकरण के लिए नहीं, तो बहुत समय बिताए बिना उसे शायद यह एहसास नहीं होता कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी कलाई घुमाई, भोजन का एक ढेर निकाला और यह देखने के लिए कि क्या इसके कोई दंड मिलेगा, उसे खाने की कोशिश करना चाहा। एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन अंततः छूने की हिम्मत नहीं हुई। शारीरिक शक्ति पर निर्भर होकर जॉगिंग करते हुए
लगभग आधे घंटे के बाद अचानक उनके सामने एक निशान दिखाई दिया, जो बेर के फूल के आकार में व्यवस्थित 3 पत्तियों से बना हुआ था, तथा बीच का पत्ता एक स्थान की ओर इशारा कर रहा था। विशिष्ट फैमिली के लोग वहां से गुजर रहे हैं। विपिन की आंखें चमक उठी। यह विशिष्ट फैमिली के लोगों द्वारा छोड़ा गया निशान था। एक बड़े परिवार के रूप में वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि कल्याण लोक में प्रवेश करने पर वह सीधे फैल जाएंगे। इसलिए उन्होंने पहले से ही व्यवस्था कर ली थी। किसी भी शिष्य को निशान छोड़ने की जरूरत थी, ताकि बाद में अगर कोई उन्हें देखे तो वे निशानों का अनुसरण करे और जल्दी से इकट्ठा हो जाए। पत्तों द्वारा बताई दिशा का अनुसरण करते हुए विपिन दौड़ा और 2 मील से अधिक की यात्रा करने के बाद उसने आगे हवा की गर्जना सुनी, जैसे कि कोई लड़ रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि विशिष्ट फैमिली के किसी सदस्य को खतरा हो गया हो? वह उलझन में था। उसने आगे बढ़ना बंद नहीं किया। विपिन को उस दिशा में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा जहां से आवाज आ रही थी। उसने ऊपर देखा। एक आकृति आ- आदिम जानवर से युद्ध कर रही थी। वह एक युवती थी, लगभग 20 वर्ष की, स्टार रिवर लेवल 1 और 2 के बीच की। उसने हल्के भूरे रंग के कपड़े पहन रखे थे, जिसके कोने पर एक छोटी बांस की पत्ती कढ़ाई की हुई थी। विरोधी आदिम जानवर एक हरे चेहरे वाला सफेद बाघ था, जिसकी ताकत स्टार रिवर लेवल 2 के आसपास थी, जो उससे थोड़ी अधिक मजबूत थी। यदि यह महिला के पास कलाकृतियां हैं और विधियां न होती, तो शायद उसका गला पहले ही काट दिया गया होता। कुछ देर तक देखने के बाद विपिन अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। वह इस महिला को नहीं पहचान पाया। वह निश्चित रूप से मित्तल फैमिली की सदस्य नहीं थी। उसने हथियार के रूप में लोहे के हुक की एक जोड़ी का इस्तेमाल किया। उसकी युद्ध तकनीक भी बहुत अजीब थी, जो उसने पहले देखी गई तकनीकों से बिल्कुल अलग थी। हरे चेहरे वाले सफेद बाघ के लगातार हमले के कारण वह अब अस्त व्यस्त स्थिति में थी। अगर वह हस्तक्षेप नहीं करता, तो बहुत संभावना था कि वह मर जाती। बचाना है या नहीं बचाना है? ऐसी जगह पर परिस्थिति को पूरी तरह से समझने से पहले साधु जैसा व्यवहार ना करना ही बेहतर समझा। लेकिन बिना व्यवहार किए किसी को मारा जाता देखना भी उसकी इच्छा नहीं थी। क्षण भर के लिए झिझकते हुए उसने भेष बदलकर शक्ति सक्रिय कर ली। इस समय वह आधा से लंबा और अधिक मांसल लग रहा था। जहां तक कि उसकी उम्र की बात है, तो वह 30 के आसपास लग रहा था और उसमें पहले की तरह कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। भले ही उन्होंने जो इस शहर में आने के बाद से कम प्रोफाइल रखा था और परेशानी नहीं फैलाई थी, द्वारिका के दुश्मन होने के कारण पहले से तैयार रहना बेहतर था। वैसे भी सैड ऑफ जाइलम से आए बहुत से लोगों में 3000 नहीं बल्कि कम से कम 2000 से अधिक कई अपरिचित चेहरे थे। उनमें से एक कमोबेश दूसरे के लिए अज्ञात था। सब कुछ ठीक से व्यवस्थित होने के बाद विपिन ने अपनी कोल्ड नीदर शॉट ली और लड़ने वाले दलों के पास पहुंचा। लगभग 30 मीटर दूर रुक गया, चुपचाप एक बड़े पेड़ के सहारे झुक गया और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? आप कौन हैं? दोहरे हुक चलाने वाली महिला आसपास किसी के होने की उम्मीद न करते हुए अचानक घबरा गई। उसने हरे चेहरे वाले सफेद बाघ को कई बार पीछे धकेला और उसकी सांस फूलने लगी। जाहिर है, पिछले 2 प्रयासों से वह काफी थक चुकी थी। हालांकि वह कमजोर नहीं थी, फिर भी उसे उबरने में कठिनाई हो रही थी। मैं बस गुजर रहा था। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत ना हो तो मैं चला जाऊंगा, विपिन ने कहा। महिला झिझकी, फिर से अपने सामने सफेद बाघ की ओर देखा। उसका दिल घबराहट से धड़क रहा था। स्पष्ट, वह जानती थी
कि वह अकेले उस शक्तिशाली जानवर को नहीं हरा सकती। मुझे मदद की जरूरत है। महिला ने सिर हिलाया, फिर बोली, जब तक आप मेरी मदद करते हैं, इस हरे चेहरे वाले सफेद बाघ के मारे जाने के बाद मैं आपको इसका फर दे सकती हूँ। इस आदिम पशु के सबसे मूल्यवान भाग आंतरिक कोर और फर थे। इनमें से एक को भी भेंट करना उसके लिए सबसे बड़ी रियायत थी। फर? विपिन ने अपना सर हिलाया। तब महिला ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें अंदरूनी हिस्सा दूंगी। यह देखकर कि उसने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, महिला का दिल बैठ गया। आप संभवतः दोनों नहीं चाहते हैं, है ना? मैं थोड़ी अव्यवस्थित दिख सकती हूँ, लेकिन अगर मैं बस बलिदान करूँ तो इसे मारना अभी भी काफी आसान है। तो फिर तुम मारो, मैं विदा